के 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और कभी-कभी तो कोर्ट्स भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ये 3 कॉन्सेप्ट हैं रेस जुडिकेटा, ऑर्डर टू रूल 2 और रेस सब जुडिस के बीच का डिफरेंस। इनके नाम अलग-अलग हैं, लेकिन गलती जो है दोस्तों वो एक ही जैसी होती है। इन तीनों को एक जैसा समझ लेना और अगर आप इन्हें मिक्स करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही होंगे कि एग्जाम में तो नंबर कम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस के अंदर केस भी चला जाएगा और आपका क्लाइंट भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इन तीनों का ये डिफरेंस ऐसे समझाऊंगा कि आप जीवन भर जब तक इस प्रोफेशन के अंदर रहेंगे आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको तीनों का डिफरेंस बखूबी याद रहेगा। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर चल रही है सीपीसी जीरो से सीखो की सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है ना वो है रेस जुडिकेटा और ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं रेस सब जुडिस और कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि ये बात मैं अपने पुराने वीडियोस के अंदर नहीं बता पाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस सब जुडिस और कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं बट एक्चुअली डिफरेंस क्या है और कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स एक्चुअली होता कहाँ पर है, किस जगह पर होता है, कौन से पर्टिकुलर प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अब रेस जुडिकेटा और ऑर्डर टू रूल 2 का जब हम लोग बार पढ़ते हैं तो दोनों का इफेक्ट क्या रहता है। दोनों का इफेक्ट ये रहता है कि कोर्ट के पास इनकॉम्पिटेंसी आ जाती है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन बार आता है। और ये आप जानते हैं, अगर आपने सेक्शन 9 सीपीसी की मेरी पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करी है तो सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर ये बार लगाता है और इट इज़ अ बार फ्रॉम विद इन दी सीपीसी, विद इन दी सीपीसी। ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। बट अब देखिए, रेस जुडिकेटा और ऑर्डर टू रूल 2 के बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा उसको सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि टेबल तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये एक्चुअल समझ में आना चाहिए कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ठीक है, सूट फाइल किया ए ने। अब अगर सेक्शन 11 सीपीसी अगर देखें तो सेक्शन 11 सीपीसी की पूरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि भाई जो सूट है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, प्रीवियस कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पार्टीज सेम होनी चाहिए या फिर लिटिगेटिंग अंडर दी सेम टाइटल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो सेक्शन 11 की पूरी कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल। अब ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर अगर अपन लोग देखें तो बात ये आ रही है कि सब अगर आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन था और उसके पास आपके लिए एन नंबर ऑफ रिलीफ थे, तो आपने बिना कोर्ट की परमिशन के कुछ रिलीफ को रिलिंक्विश कर दिया, कुछ रिलीफ को आपने छोड़ दिया। अब आप उन रिलिंक्विश्ड रिलीफ के लिए दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। मतलब अगर ए चाहे कि बी के ऊपर R2 और R3 के लिए सूट फाइल करे तो उसके ऊपर ऑर्डर टू रूल 2 का बार लग जाएगा। ऑर्डर टू रूल 2 बहुत कुछ खेलता है कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, सिर्फ उसका फोकस रहता है कॉज ऑफ एक्शन और कॉज ऑफ एक्शन से जो रिलेटेड क्लेम निकलता है उस क्लेम के ऊपर। और इसी को ही हम बोलते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ द क्लेम जो है वो प्रोहिबिटेड है, स्प्लिटिंग ऑफ द क्लेम अलाउड नहीं है। अगर आप इसकी कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो स्प्लिटिंग ऑफ द क्लेम जो है वो चीज़ बार बार आपको देखने को मिलती है। अब ऑर्डर टू रूल 2 कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर बात करता है, क्लेम के ऊपर बात करता है, रिलीफ के ऊपर बात करता है। वहीं अगर हम रेस जुडिकेटा देखें तो रेस जुडिकेटा जो बात करता है वो किसके ऊपर बात करता है, वो बात करता है मैटर इन इशू के ऊपर। वो बात करता है मैटर इन इशू, मैटर इन इशू के ऊपर बात करता है। और अगर आपने वो मैटर इन इशू नहीं उठाया, मतलब अगर आपने फर्स्ट सूट के अंदर मैटर इन इशू नहीं उठाया तो सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर या सब्सिक्वेंट सूट के अंदर आप उस मैटर इन इशू को नहीं हटा सकते, क्योंकि आपके ऊपर रेस जुडिकेटा लग जाएगा। आपको ये लग रहा होगा यार ये तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है, बट रेस जुडिकेटा एक्चुअली लॉ है और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा उसका एप्लीकेशन है। अब आप समझिए कि कैसे लगता है। ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल किया और सूट था फॉर एग्जांपल पोजेशन के रिस्पेक्ट में एक सूट था, ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन के रिस्पेक्ट में एक सूट था। अब ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई आप अगर पोजेशन चाह रहे हो, नो डाउट आपके पास पोजेशन है नहीं, तभी तो आपने रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल किया है। अब अगर आप पोजेशन चाह रहे हो तो आपके पास पोजेशन का अधिकार, आपके पास राइट कैसे आया। जो राइट आया, जो आपके पास लीगल राइट था, जो लीगल राइट था वो आपके पास कैसे आया ये आपको प्रूव करना पड़ेगा।
तो अब आप बोल सकते हो कि साहब पोजेशन मुझे इसलिए मिली क्योंकि या तो मैं इसका ओनर हूँ, ओनरशिप में राइट्स मेरे पास हैं और मैंने इसको एक सेल डीड से खरीदी है। आप या तो ये बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि साहब ये जो है मेरे पुरखों की संपत्ति थी, मेरे पिताजी और उनके पिताजी की संपत्ति थी, तो मुझे इंटेस्टेट सक्सेशन के द्वारा जो है ये प्रॉपर्टी मिली है बाय विर्चू ऑफ सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट की वजह से मेरे फादर के डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी मिली है। या फिर तीसरा आप ये रेस कर सकते हो कि मुझे भाई टेस्टामेंट्री सक्सेशन से ये प्रॉपर्टी मिली है बाय वे ऑफ विल, सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर जो है उसके अनुसार मुझे ये प्रॉपर्टी मिली है। ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये तीनों चीज़ें आपके ग्राउंड्स ऑफ अटैक होते हैं। दीज ऑल आर दी ग्राउंड्स ऑफ अटैक, ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ अटैक हैं ये आपके। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैटर इन इशू, राइट, यही हमारा है मैटर इन इशू। तो अब लॉ आपसे ये अपेक्षा करता है और ये आपके ऊपर एक ड्यूटी कास्ट करता है कि आप अपने मैटर इन इशू, जितने भी मैटर इन इशू हैं वो आप उनको रेज कर लीजिए एक ही सूट के अंदर। दोनों की पॉलिसी, ऑर्डर 2 रूल 2 और रेस जुडिकेटा की पॉलिसी वही है कि दैट देयर मस्ट बी एन एंड of the litigation. The defendant must not be vexed twice या फिर again and again on the same cause of action या same subject matter या same list, आप ये कह सकते हैं। सेम सूट आप बार बार उसके ऊपर नहीं फाइल कर सकते। तो मैटर इन इशू जब भी रहता है, या इसको आप नॉर्मल भाषा में बोलें तो ग्राउंड्स ऑफ अटैक के ऊपर जो लगता है वो सब लगता है रेस जुडिकेटा। जबकि इसके विपरीत ऑर्डर 2 रूल 2 की अगर बात करें तो वो किस चीज़ के ऊपर लगता है, वो लगता है रिलीफ के ऊपर, कि आपने जितने भी रिलीफ लॉ ने आपको दिए थे वो आपको क्लेम कर लेने चाहिए थे, और अगर आपने नहीं किए तो वो आप फर्दर सूट में फाइल नहीं कर सकते और फर्दर सूट में आप ये नहीं उठा सकते। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझने की अपन को कोशिश करते हैं कि एक ही केस के अंदर कैसे रेस जुडिकेटा भी लग सकता है और ऑर्डर 2 रूल 2 भी लग सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और सूट जो था वो रिकवरी ऑफ पोजेशन का था। रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल किया। अब पोजेशन क्या है उसका, पोजेशन है उसका लीगल राइट। पोजेशन क्या है उसका, लीगल राइट। किसका लीगल राइट है, ए का लीगल राइट है। ये वॉलेट हुआ, किसने वॉलेट किया, वॉलेशन हुआ बी के द्वारा हुआ, वॉलेशन बाय बी। क्यों बी किया, क्योंकि बी ने उसको डिस्पोजेस कर दिया था, जो कि गलत किया था। फॉर एग्जांपल आप मान लो, तो लीगल राइट जो है, मतलब लीगल राइट इसका क्या हो गया, लीगल राइट हो गया पोजेशन, मतलब उसके पास कब्जा होना चाहिए था। अब ये पोजेशन उसको कैसे मिली, इसको पोजेशन 2 तरीके से मिली। इसके जो फादर थे, मतलब ए के जो फादर थे ए एफ, इन्होंने क्या बोला कि यार बेटा तुम मेरी एक लौती संतान हो, और क्योंकि मेरी जो एज हो गई है वो लगभग 80 प्लस हो गई है, तो भरोसा नहीं है कब वक्त का बुलावा आ जाए, भगवान का बुलावा आ जाए, तो मैं तुम्हारे नाम पर एक विल भी कर देता हूँ। तो ए जो था, ए था वकील, उसने ये बोला कि साहब पापा विल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपकी एक लौती संतान हूँ, तो बाय वे ऑफ सेक्शन 8 मतलब इंटेस्टेड सक्सेशन से मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। बट उसके पिताजी बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें कानून का पूरा ज्ञान है, बट फिर भी किसी तरीके का कोई विवाद आगे ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो बेस्ट ये है कि मैं तुम्हारे फेवर में विल कर देता हूँ। तो जो ए को ये पोजेशन का राइट आया वो कैसा आया, टेस्टामेंट्री सक्सेशन से आ गया। भाई टेस्टामेंट्री सक्सेशन से आ गया, और अगर ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन नहीं भी होती तो भी, क्योंकि वो उनका एक लौता संतान था, तो इंटेस्टेट सक्सेशन से भी उसको राइट आया। तो अब लॉ क्या बोलता है भाई, रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ए के पास दो पर्टिकुलरली ग्राउंड्स ऑफ अटैक हैं। क्या क्या ग्राउंड्स ऑफ अटैक हैं, एक के पास टेस्टामेंट्री सक्सेशन भी है, मतलब इसको और अब हम लूसिड भाषा में बोलें तो विल है, और दूसरा उसके पास जो ग्राउंड है वो क्या है, वो है सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट का। अब लॉ ये एक्सपेक्ट करता है ए से कि साहब ये दोनों ग्राउंड्स को वो रेस कर ले, किसके अंदर,
कोर्ट के अंदर रेज कर ले। तो ए के ऊपर ये ड्यूटी है कि ए को जब सूट फाइल करना पड़ेगा तो विल भी रेज करना पड़ेगा, प्लस सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट भी रेज कर सकता है कि मुझे तो दोनों तरीके से मिल रही है। अगर विल प्रूव नहीं भी हो पाई फॉर एग्जाम्पल, तो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट तो मेरी हेल्प के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं उनका एक लौता संतान हूं। और अब देखिए, विल भी कर दी तब भी मैं उनका लौता संतान हूं, तो दो तरीके से मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, तो मेरा इस प्रॉपर्टी पर पूरी तरीके से अधिकार है। तो ये हो गए आपके ग्राउंड्स ऑफ अटैक। और इस चीज के ऊपर अगर आपने रेज नहीं किया तो रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 लगेगा। बट अब इसी केस के अंदर रिकवरी ऑफ पोजेशन तो सिर्फ एक रिलीफ थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए मुझे कोट मत करिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैंने एक अपने मन से एग्जांपल बनाया हुआ है। मान लीजिए इसके साथ एक और रिलीफ था जो कि उसको क्लेम करना चाहिए था। अब मान लीजिए कि एक्स नाम का एक रिलीफ था जो उसको क्लेम करना चाहिए था, बट उसने, क्योंकि एक सिंगल कॉज ऑफ एक्शन है, भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या है, रिकवरी ऑफ पोजेशन मतलब लीगल राइट और वॉल्यूशन ऑफ दैट लीगल राइट, और ये कॉज ऑफ एक्शन उसको दो रिलीफ क्लेम करने का बोल रहा है कि साहब आप रिकवरी ऑफ पोजेशन भी क्लेम कर लो और आप साहब जो है ये रिलीफ एक्स भी क्लेम कर लो। तो अब अगर आपने रिलीफ एक्स क्लेम नहीं किया, रिलीफ एक्स अगर आपने क्लेम नहीं किया, तो इस रिलीफ के लिए जो है, इस रिलीफ के लिए जो है, रिलीफ एक्स के लिए आपका ऑर्डर 2 रूल 2 लग जाएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 ग्राउंड्स ऑफ अटैक पे नहीं लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो एक ही केस के अंदर ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी कि आप इस तरीके से जो है रिलीफ के ऊपर जो है वो लगता है क्या, ऑर्डर 2 रूल 2 का बार, जबकि रेस जुडिकेटा का बार किसके ऊपर लगता है, ग्राउंड्स ऑफ अटैक पे लगता है। अब अपन लोग चालू करते हैं एग्जैक्ट अपन एक एक डिफरेंस करना। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर 9। पहले मैंने सोचा था फॉरेन जजमेंट अपन करें, बट फॉरेन जजमेंट बहुत ज़्यादा मतलब हमारे प्रैक्टिस के लिए यूज़ नहीं आता, सो कवर करेंगे क्योंकि फॉरेन जजमेंट और उसके बाद डिक्री भी उसमें कवर करनी पड़ेगी, तो उसको थोड़ा आगे और लेटर भाग में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर 9 से स्टार्ट करेंगे, जिससे हम लोग अब एक एक ऑर्डर पढ़ना चालू हो जाएं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको कोर्ट रूम ट्रायल के हर अपडेट्स मिलते रहें। और ज़रा सा भी अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि वास्तव में आपको समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए, बार ऑफ रेस जुडिकेटा जो है वो मैटर इन इशू पे लगता है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेस जुडिकेटा का जो बार है दोस्तों, वो दोनों के ऊपर लगता है, प्लेंटिफ के ऊपर भी और डिफेंडेंट के ऊपर भी। मतलब कानून आपसे ये अपेक्षा करता है कि प्लेंटिफ सब ग्राउंड ऑफ अटैक एक केस में रेज कर ले और डिफेंडेंट वहीं पर एक जितने भी ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस हैं वो सब रेज कर ले। मतलब प्लेंटिफ की भी ये ड्यूटी है और डिफेंडेंट की भी ड्यूटी है। तो दोनों ही प्लेंटिफ मतलब जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा का, वो दोनों ही पार्टीज पर बराबरी से लगता है। एक को बोला जाता है आप ग्राउंड्स ऑफ अटैक पूरे जो है आप ले लीजिए, और दूसरे को बोला जाता है आप ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस पूरे ले लीजिए, सब कुछ एक साथ क्लेम कर लीजिए। जबकि बार जो है ऑर्डर 2 रूल 2 का, उसका जो पूरा काम है वो है रिलीफ के ऊपर, कि रिलीफ कितने मिल रहे हैं, मतलब कॉज ऑफ एक्शन पे कितने रिलीफ मिल रहे हैं। और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि आप अपना लीगल राइट प्रूव कैसे करेंगे, आप अपना लीगल राइट प्रूव कैसे करेंगे, ग्राउंड्स ऑफ अटैक से, मैटर इन इशू से प्रूव करेंगे। तो जिस तरीके से आप अपना लीगल राइट प्रूव करेंगे, बस वही तरीके पर लगता है रेस जुडिकेटा। और आपके कॉज ऑफ एक्शन, आपके विवाद के लिए अगर कानून ने आपको 4-5 रिलीफ दिए हैं, तो वो सभी रिलीफ एक साथ क्लेम कर लो भैया, बार बार टुकड़े टुकड़े में आप रिलीफ क्लेम ना करो। इसलिए बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ द क्लेम अलाउड नहीं है। राइट, समझ में आया आपको कि एक चीज लगती है क्लेम पर, एक चीज लगती है कि मैं लीगल राइट कैसे प्रूव करूंगा, ग्राउंड्स ऑफ अटैक पर डिफरेंस है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, यही कोर डिफरेंस है। बाकी तो मैं आपको बोलूं सब एकेडमिक लेवल के डिफरेंसेस हैं, बट मेन डिफरेंस जो प्रैक्टिस में आपको समझना है वो यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया, हो सकता है आपको, मेरे हिसाब से मैंने बहुत प्रयास किया आपको समझाने का, अगर समझ आ गया तो थम्स अप करिए, नहीं समझ में आया तो आप थम्स डाउन भी कर सकते हैं, मैं और प्रयास करूंगा इसको समझाने का। बट ये अगर डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से आपने जंग जीत ली दोस्तों। सो
नेक्स्ट अगर अपन चलें तो मान लीजिए इफ द फर्स्ट सूट हैड बीन फाइल्ड एंड प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड विद मल्टीपल रिलीफ, तो रिलिंक्विशमेंट अगर आप करते हो कोर्ट की परमिशन के बिना तो सेकंड रिलीफ आप क्लेम नहीं कर सकते। अब इसकी ये जो ऑर्डर 2 रूल 2 लगता है वो सिर्फ प्लेंटिफ के ऊपर लगता है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने भी रिलीफ हैं वो रिलीफ जो क्लेम करेगा वो कौन करेगा, वो प्लेंटिफ क्लेम करेगा। इसलिए जो ऑर्डर 2 रूल 2 का बार है दोस्तों वो लगता है सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ पर, और रेस जुडिकेटा लगता है दोनों के ऊपर। अब रेस सब जुडिस अभी मैं थोड़ी देर बाद हिट करूंगा, मतलब रेस सब जुडिस और कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स हम थोड़े से लेटर भाग में करेंगे, पर पहले इनको देख लें क्योंकि ये एक जैसे हैं। उसके बाद मैंने एक और चीज़ इंक्लूड करी है कि सब ये ड्यूटी है कि जितने भी अवेलेबल ग्राउंड्स हैं प्लेंटिफ के पास, जितने भी ग्राउंड्स ऑफ अटैक हैं वो उन सबको एग्जॉस्ट कर ले। ये एक ड्यूटी है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की। किसके लिए ये है? रेस जुडिकेटा के लिए, कि सब जितने भी आपके पास ग्राउंड्स हैं अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, ये एक सिंगल क्लेम को सपोर्ट, एक सिंगल कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करने के लिए जितने भी ग्राउंड्स हैं आप सब रेज कर लो। मतलब आप कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली क्या कर रहे हो, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन के प्रूव करने और डिसप्रूव करने की बात आएगी, भाई प्लेंटिफ क्या करेगा? प्लेंटिफ प्रूव करेगा, डिसप्रूव कौन करेगा? डिफेंडेंट करेगा। तो जहां प्रूविंग और डिसप्रूविंग की बात आएगी इसी चीज के ऊपर हिट करता है रेस जुडिकेटा, इसी चीज के ऊपर हिट करेगा रेस जुडिकेटा। बट इस कॉज ऑफ एक्शन पे आपके पास बहुत सारे रिलीफ हैं, उन रिलीफों पे हिट करता है ऑर्डर 2 रूल 2। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का बिल्कुल अंतर है, आप इसको एक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें। और अगर आप शुरुआत से मेरे सीरीज को कर रहे हैं और एक एक आप लेक्चर को बहुत बाय हार्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ डिफरेंस बहुत अचंभित नहीं करेंगे, और हो सकता है आपने वीडियो तब तक बंद भी कर दिया होगा कि यार ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है। अब प्लेंटिफ जो है उसकी ड्यूटी है कि वो सिंगल कॉज ऑफ एक्शन से जितने रिलीफ हैं वो कर पाए। एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि रेस जुडिकेटा जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे लगता है, जबकि ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगता है। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में अगर आप स्प्लिट करते हो कि आज मैं ये रिलीफ ले लूँ एग्जीक्यूशन पे, और हो सकता है कुछ समय बाद फिर से एक प्रॉब्लम आ जाए, आप फिर से एग्जीक्यूशन पिटिशंस फाइल कर सकते हो। परमानेंट इंजंक्शन का आप एग्जांपल ले लीजिए, परमानेंट इंजंक्शन है, आपके फेवर में डिक्री है। अब मान लीजिए कि सब बी ने जो है परमानेंट कोर्ट के ऑर्डर का वॉलेशन किया और बी ने इंटरफियरेंस क्रिएट किया, कोर्ट ने एग्जीक्यूशन कर दिया, बी ने इंटरफियरेंस खत्म कर दिया। कुछ सालों बाद बी के बच्चे ने, बी एस ने जो है इंटरफियरेंस चालू कर दिया, तो वापस आप फाइल करोगे तो वहां ऑर्डर 2 रूल 2 का बार नहीं लगता। मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली होना चाहिए, किसके अंदर? रेस जुडिकेटा के अंदर। और यहाँ पर कॉजेज ऑफ एक्शन जो हैं वो दोनों के अंदर सेम होने चाहिए। अगर बात आए कि भाई कोर्ट के अंदर कैसे प्रूव करोगे कि पुराने वाले केस और नए वाले केस के अंदर रेस जुडिकेटा लगेगा, तो सेक्शन 11 की सब कंडीशन को प्रूव करने के अलावा आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि मैटर इन इशू सब्सटेंशियली सेम था। जबकि ऑर्डर 2 रूल 2 के लिए प्रूव करने के लिए डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, और डिफेंडेंट को यह प्रूव करना पड़ेगा बाय सबमिटिंग द कॉपीज ऑफ द प्लेंट ऑफ द प्रीवियस सूट, और जजमेंट की कॉपी आपको पेश करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही जो है ये प्रूव हो पाएगा कि ऑर्डर 2 रूल 2 का बार लग रहा है। कंसेंट ऑफ द कोर्ट जो है वो कोई मैटर नहीं रखता। रेस जुडिकेटा के अंदर आप कोर्ट की कंसेंट से कुछ भी नहीं कर सकते, बट ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 के अंदर कंसेंट ऑफ द कोर्ट एक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर बन जाता है। ये भी एक डिफरेंस है रेस जुडिकेटा और ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर। अप्लाइज बिटवीन द सेम पार्टीज, ये तो सभी सेम पार्टीज पे लगती हैं, ये कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस क्या? देखिए, ऑर्डर रेस जुडिकेटा और ऑर्डर 2 रूल 2 का जब भी बार लगेगा वो बार तब लगेगा जब एक सूट, मतलब सूट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, मतलब पेंडिंग नहीं है। बट रेस सब जुडिस क्या है? वो सिर्फ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे लगेगा बिटवीन दी सेम पार्टीज, और सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना चाहिए, मतलब पार्टीज भी सेम होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था अपने पिछले वीडियो में रेस जुडिकेटा रेस सब जुडिस जब हम लोग डील कर रहे थे कि रेस सब जुडिस इज द चाइल्ड ऑफ द रेस जुडिकेटा, जो अल्टीमेटली जब फुली ग्रोन एडल्ट हो जाएगा तो वो रेस जुडिकेटा ही बनेगा। सेम पार्टीज होनी चाहिए और सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, मैटर इन इशू आइडेंटिकल होना चाहिए। हाउएवर द बार इज ऑन द प्रोसीडिंग्स टुवर्ड्स द ट्रायल। बार किसके ऊपर लगता है भाई? ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो बार लगता है ऑर्डर 2 रूल 2 सॉरी रेस सब जुडिस का, वो बार लगता है एक्चुअली प्रोसीडिंग्स टुवर्ड्स दिस ट्रायल, प्रोसीड्स टुवर्ड्स ट्रायल, की मतलब आप ट्रायल ना करें इसके ऊपर बार है।
अगर आप कर देते हैं तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, डिग्री पर से वॉइड नहीं होगी, बट क्योंकि एक डायरेक्टिव नेचर का है, मैंडेटरी नहीं है, बट एक डायरेक्टिव यह है कि आप ट्रायल की तरफ जो है प्रोसीड ना करें। यहाँ पर भी कोई कंसेंट जो है वो इन्वॉल्व्ड नहीं रहती है, नो कंसेंट ऑफ द कोर्ट इन्वॉल्व्ड। अब ये कंसोलिडेशन और रेस सब जुडिस के अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, अब उस सवाल का अपने पहले वीडियो को पॉज करके सोचिएगा, क्योंकि अगर आप सोच नहीं रहे हैं तो दोस्तों मैं कितना भी पढ़ा दूं, या आप कहीं से भी, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं लॉ के, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे आपको, बट जब तक आप सोच नहीं रहे हैं, मतलब मेंटली आप उस चीज़ के ऊपर हिट नहीं कर रहे हैं, और आपकी जो है क्वेश्चन डेवलप नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोल लीजिए, जब तक आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, तब तक आप कानून में कहीं ना कहीं पीछे खड़े हैं। देखिए, 2 सूट फाइल हुए, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ये सूट नंबर 1 था, सूट नंबर 1 था, ये एक और सूट किसी दूसरे कोर्ट में फाइल कर दिया, ये सूट नंबर 2 था। तो आप बोलोगे कि साहब ये सेक्शन 10 सीपीसी के हिसाब से जो सूट नंबर 2 है उसके ऊपर बार आ जाएगा, बार मतलब आ जाएगा नॉट टू प्रोसीड फॉर द ट्रायल, नॉट टू प्रोसीड फॉर ट्रायल, ये आ जाएगा। बट अब इसके अंदर मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि साहब कंसोलिडेशन फिर कब होगा? कंसोलिडेशन भी तो होता है जहां पर एक सिमिलर लुकिंग केसेस जो होते हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया जाता है। कंसोलिडेशन एक्चुअली होता क्या है, पहले ये समझिए अच्छे से। देखिए, जब भी 2 सूट होते हैं, मैं आपको बताऊं, रेस सब जुडिस और कंसोलिडेशन में भी फर्क है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। ये दोनों आइडेंटिकल केसेस हैं, आइडेंटिकल हैं, बट कंसोलिडेशन के अंदर आइडेंटिकल केसेस नहीं होते। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया किसी प्रॉपर्टी को लेकर, और प्रॉपर्टी थी एक्स नाम की, ठीक। इसका सर्वे नंबर था 1/2, ठीक, 1/2। एक और सूट ए ने बी के ऊपर फाइल किया, वो थी प्रॉपर्टी नंबर वाई, इसका सर्वे नंबर था 2/2। विटनेसेस दोनों पार्टीज के अंदर क्या थे, सेम थे, एविडेंसेस लगभग सेम थे। मान लीजिए ए और बी के बीच में ये 1/2 प्रॉपर्टी है, ये 2/2 प्रॉपर्टी है, इनके बीच में विवाद है। अब इनकी कोर्ट क्या करेगा, इस सूट नंबर 1 को बोलेगा कि यार ये सूट नंबर 1 है, ये सूट नंबर 2 है, इनको क्यों ना एक साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि एविडेंसेस सेम आएंगे, पार्टीज सेम आएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी सेम आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो दोनों ये प्रॉपर्टीज़ थी, हो सकता है कभी पार्टीशन हुआ है तो ये 2 इनके हिस्से हो गए, या मान लीजिए कि अगर पार्टीशन नहीं भी हुआ तो ये 2 टुकड़े हैं जो कि बिल्कुल पार्टीज के बीच में इन्हीं का विवाद है, अलग अलग केसेस चल रहे हैं। तो यहां पर कोर्ट जो है कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन के अंदर सिमिलर लुकिंग केसेस होते हैं, ना कि आइडेंटिकल केसेस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक जैसे दिखने वाले केसेस होते हैं जहां पर एविडेंसेस सेम होते हैं, पार्टीज लगभग सेम होते हैं, बट सब्जेक्ट मैटर सेम हो ये जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं रहता, सब्जेक्ट मैटर डिफरेंस रहता है। अब देखिए, इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों के जो ट्रायल हैं वो अलग अलग चलना चाहिए, दोनों के अंदर ट्रायल अलग चलेंगे, एविडेंसेस अलग अलग आएंगे, भले ही सेम विटनेसेस हों, बट इसका एक अलग ट्रायल चलेगा, इसका एक अलग ट्रायल चलेगा, इसका जजमेंट अलग होगा J1, इसका जजमेंट अलग होगा J2, राइट। बट अगर कंसोलिडेट हो गए तो एक ही जजमेंट होगा J1, जो कि इस फाइल में भी अटैच हो जाएगा, इस फाइल के अंदर भी अटैच हो जाएगा। एविडेंसेस एक लिए जाएंगे जो कि इस फाइल के अंदर भी अटैच हो जाएंगे, इस फाइल के अंदर भी अटैच हो जाएंगे। कोर्ट का समय, पार्टीज का समय बच जाएगा। ये है डिफरेंस कंसोलिडेशन और रेस सब जुडिस के अंदर। रेस सब जुडिस के अंदर सब्जेक्ट मैटर सेम होता है, कंसोलिडेशन के अंदर सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं होता। अब एक मेरा आपसे प्रश्न ये है, और प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने लिखा हुआ है कि साहब कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स जो है वो एक्चुअली दिया कहाँ गया है, कहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे।
अगर आपको उसको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आप मुल्ला की कमेंट्री रेफर कर सकते हैं। मुल्ला की कमेंट्री में सेक्शन 10 सीपीसी जहां दिया हुआ है उसके कुछ एंड पेजेस में आपको कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स के कुछ एक आधा पेज आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बट आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल आपको कंसोलिडेशन पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस देखने पड़ेंगे। एक केस जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस आशाबाई आत्माराम पटेल, 2013 का ये केस है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स, द पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड अंडर सेक्शन 151 सीपीसी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। 151 सीपीसी के अंतर्गत ही जो है कोर्ट कंसोलिडेशन करेगा। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आया वो ये वाला जजमेंट है, चित्त विलासा जूट मिल्स वर्सेस जेपी रीवा या रेवा सीमेंट्स, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। द टू सूट्स ऑट नॉट टू बी ट्राइड सेपरेटली। ये लाइन बाय लाइन अपन को पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा पैराग्राफ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर होता क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 2004 के जेपी रेवा सीमेंट के अंदर जो है वो क्लियर किया है। पढ़ते हैं। द टू सूट्स ऑट नॉट टू बी ट्राइड सेपरेटली वंस द सूट एट रेवा हैज रीच्ड द कोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम। मतलब रेवा करके कोई जगह होगी, वहां से जो सूट आया वो आया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश में है, राइट। रेवा कहाँ पर है आई डोंट नो। द टू सूट्स शैल बी कंसोलिडेटेड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल एंड द डिसीजन। द ट्रायल कोर्ट मे फ्रेम कंसोलिडेटेड इश्यूज। पहला पॉइंट, कंसोलिडेटेड इश्यूज बनेंगे, मतलब दोनों के अंदर एक ही इश्यूज बनेंगे, मतलब दोनों इश्यूज एक साथ बनेंगे। मतलब एक काम कर सकते हैं, एक ही पेज पर पहले केस का ए वाले केस के इश्यूज बन जाएंगे, फिर बी वाले केस के इश्यूज बनेंगे, कंसोलिडेटेड इश्यूज बनेंगे। द कोड ऑफ सीपीसी डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स बट द सेम कैन बी डन अंडर द इनहेरेंट पावर ऑफ 151, जो कि 2013 के केस में वापस सुप्रीम कोर्ट ने रिट्राइडेट किया। अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड द सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ये होता क्यों है? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक ही जैसे दो अलग अलग केसेस हैं दिखने वाले, उसमें बार बार एविडेंसेस देने से अच्छा ये है समय बचाना है कोर्ट का। वैसे ही पेंडेंसी बहुत है, जो चीज़ जो पार्टी एक केस में बोलेगी वही पार्टी दूसरे केस में भी बोलेगी, बस सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाएगा, ज़मीन बदल जाएगी। तो जब दोनों के अंदर एक ही जैसी एविडेंसेस होने हैं तो बेस्ट यही है कंसोलिडेट कर लो, एक ही एविडेंस के अंदर, एक ही एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर दोनों सब्जेक्ट मैटर डाल दिया जाए। ये होता है कंसोलिडेशन। Consolidation of the suit is ordered for meeting the ends of justice to save multiplicity, complete or even substantial and अब हालांकि उन्होंने लिखा है कि complete or even substantial and sufficient similarity of issues arising from decision in the two suits enable the two suits consolidated for the trial and decision। अब यहां पर बात यह आती है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि कंप्लीट सिमिलैरिटी अगर है, मतलब ए और ये वाला दोनों सूट्स अगर बिल्कुल कंप्लीट हैं तो सेक्शन 10 सीपीसी का फिर रोल क्या रह गया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। और जब मैं इस लेक्चर के लिए, इस आपके राइटअप के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि सेक्शन 10 और कंसोलिडेशन के ऊपर अगर हम लोग देखें, दोनों का कंपैरिजन करें, तो ये तक मैंने पढ़ने में मुझे आया कि कंसोलिडेशन ऑफ दिस सूट सेक्शन 10 को भी कहीं ना कहीं ओवरराइड कर देती है। सेक्शन 10 जो है वो कोई लिमिटेशन नहीं बार करती कि सब दो अगर सूट आइडेंटिकल हैं तो एक केस के ऊपर तो रेस सब जुडिस लगेगा ही लगेगा। बट कंसोलिडेशन अगर दोनों में हो जाता है तो मतलब सेक्शन 10 जो है कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स पर कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं रखती कि आइडेंटिकल सूट हैं तो यू कैन नॉट कंसोलिडेटेड, एक कोर्ट एक केस को तो सब स्टे होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैंने पढ़ी इसके अंदर। तो ये मतलब हालांकि मेरा जो पर्सनल बेनिफिट है और पर्सनल रिलीफ, मतलब पर्सनल में अगर आपको अपनी ओपिनियन दूं तो उस पर रेस सब जुडिस लगना चाहिए। बट अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये केस ही क्लियर कर दे रहा है कि सब कंप्लीट और इवन आइडेंटिकल ही हो जाए, कंप्लीट आइडेंटिकल मिरर इमेज हो जाए तो भी कंसोलिडेटेड हो जाता है। मतलब एक चीज़ समझ में आ जाती है कि सब सेक्शन 10 जो है कंसोलिडेशन ऑफ द सूट सेक्शन 10 को भी ओवरराइड कर जाएगा। तो मैं अभी जो आपको बोल रहा था वो शायद मेरे हिसाब से वो कॉन्सेप्ट भी सही नहीं होगा कि सब अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर अगर सेम नहीं होंगे, तो इस केस के अंदर जो है सेक्शन 10
जो है वो लग जाएगा, मतलब बिल्कुल सेम हो जाएंगे तो सेक्शन 10 लग जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने रेवा केस में ये बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है। The parties are relieved of the need of adducing the same or similar documentary and oral evidence twice over in their two suits at the two different trial. The evidence have been recorded, common arguments होंगे, need to be addressed, followed by the one common judgment. दो केस हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि कंसोलिडेशन सिर्फ दो केसेस में हो। मैं एक मैटर को अच्छे से जानता हूं कि 8 केसेस थे, टोटल 8 केसेस थे जो कि कंसोलिडेटेड हो गए थे, और सिर्फ एक में जजमेंट होगा, उस जजमेंट की कॉपी बाकी साथ में लग जाएगी। एक एविडेंसेस होगा, उसकी कॉपी जो है बाकी साथ में लग जाएगी। आई पर्सनली नो दिस टाइप ऑफ दी केसेस जहां पर 8 केसेस एक साथ कंसोलिडेटेड हुए थे। तो दो तो छोड़िए, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो मल्टीपल लिटिगेशंस जहां होती हैं वहां पर उसको क्रब करने के लिए जो है कंसोलिडेशन एक बेस्ट एग्जांपल है। तो अब मेरे हिसाब से मेरा भी ये चीज़ पर मानना है कि आइडेंटिकल भी होगा तो सेक्शन 10 कहीं ना कहीं जो है पीछे छूट जाएगा और कंसोलिडेशन ओवरराइड कर जाएगा। तो ये डिफरेंस, अब इसको डिफरेंस बोलें या इसके लॉ का कॉन्सेप्ट बोलें, ये एक ओपन एंडेड डिस्कशन है। इस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा आपको कोट नहीं करूंगा और बार नहीं करूंगा कि नहीं साहब सेक्शन 10 लगेगा ही लगेगा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं इस केस के अंदर। तो सेक्शन 10 और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है, शायद अब इस केस के बाद मेरे हिसाब से डिफरेंस बहुत कुछ घटता हुआ दिख रहा है। जो लकीर थी दोनों के बीच की डिफरेंस वो बहुत कुछ घटती हुई दिख रही है। यही है कंसोलिडेशन और सेक्शन 10 के बीच का डिफरेंस, जहां पर आप सेक्शन 10 को ओवरराइड करके, इस प्रिंसिपल को ओवरराइड कर कर आप क्या कर सकते हैं, 2 क्या 36 केसेस को एक साथ एक ही तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये बात रही डिफरेंस की। उम्मीद करता हूं आपको ये डिफरेंस पसंद आया होगा रेस जुडिकेट ऑर्डर 2 रूल 2 और रेस सब जुडिस के अंदर। अगली क्लास ऑर्डर 9 सीपीसी की चालू करेंगे, तो अगर वो आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल लाइक करिए, और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले नई किसी वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।